चलो बच्चों, आज बात करेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम बड़े अच्छे से तसल्ली से बेटे ऊप्स की नीड पैदा करके दिखाई थी। तो आज मैंने जैसा आपसे कहा था कि एक मैं रियल वर्क का सिनेरियो पैदा करते हुए आज आपको पूरी की पूरी तसल्ली से एक क्लास डिजाइनिंग सिखाऊंगा। ठीक है जनाब? और कैसे एनकैप्सुलेशन नामक कॉन्सेप्ट को हम इंप्लीमेंट करते हैं, ये अच्छे से आपको मैं आज सिखाने वाला हूं। ठीक साहब? तो आज हम सीखेंगे क्लास की डिजाइनिंग। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बड़े अच्छे से समझाया था कि पहले हम पढ़ेंगे इंस्टेंस डाटा मेंबर की कहानी और इंस्टेंस फंक्शन की कहानी अपनी क्लास में बेटे, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैटिक डाटा मेंबर की कहानी और स्टैटिक फंक्शन की कहानी। ठीक? तो पहले हम जो भी प्रॉपर्टीज पूछेंगे, मैंने एक सिनेरियो लास्ट टाइम डिफाइन किया था, मैं फिर से उसे रिपीट करता हूं कि मैं अपने आप को ट्रीट करूंगा एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। मैं बेटा अपने आप को ट्रीट करने जा रहा हूं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। ध्यान से सुनना, मेरे पास आता है एक क्लाइंट और वो मुझसे कहता है कि मेरे एम्प्लॉय को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर बना दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? और मैं उसके एम्प्लॉय को मैनेज करने वाला एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूं। अब एम्प्लॉय क्योंकि एक रियल वर्क का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट होता है क्लास से, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। तो मैं बनाऊंगा क्लास एम्प्लॉय। फिर मैं अपने क्लाइंट से पूछूंगा, सर अपने एम्प्लॉय की क्या क्या इंफॉर्मेशन आप मेरे सॉफ्टवेयर से जानना चाहते हो? तो वो कहेगा मैं जब चाहूं इस सॉफ्टवेयर से अपने एम्प्लॉय का नाम ढूंढ लूं, एड्रेस ढूंढ लूं, सैलरी ढूंढ लूं, जो ये सारी इंफॉर्मेशन। तो ये ऑब्जेक्ट की बहुत सारी वो मुझे प्रॉपर्टीज बताएगा और मैं इन प्रॉपर्टीज को अपनी क्लास में एज ए डाटा मेंबर लेके जाऊंगा। और मुझे क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी को इंस्टेंस डाटा मेंबर बनाना चाहिए और कौन सी को स्टैटिक डाटा मेंबर। जिसमें से अभी मैं केवल इंस्टेंस की कहानी आपको सुनाऊंगा। जब इंस्टेंस डाटा मेंबर बनाने आ जाएंगे फिर मैं स्टैटिक की तरफ चलने वाला हूं। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है जनाब? और फिर मैं अपने क्लाइंट से पूछूंगा, सर बताइए कि आप मुझसे अपने एम्प्लॉय के लिए क्या क्या काम करवाना चाहते हैं? तो वो मुझसे कहेगा कि मेरे एम्प्लॉय की अटेंडेंस कैलकुलेट कर दो, उसकी सैलरी कैलकुलेट कर दो, उसके इंसेंटिव। तो ये हो गए उसके बिहेवियर, और ये बिहेवियर रिप्रेजेंट होंगे हमारी क्लास में एज ए मेंबर फंक्शन। और अब मुझे क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन से मेंबर फंक्शन को इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बनाऊं और कौन से वाले को मैं बनाऊं स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो फिलहाल मैं अभी आपको सारी कहानी समझाने जा रहा हूं इंस्टेंस डाटा मेंबर को लेके और इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को लेके मैं पूरी कहानी आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक? मेरा क्लाइंट जो भी मुझे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बताएगा उसको फिलहाल मैं इंस्टेंस डाटा मेंबर बनाऊंगा, और वो जो भी बिहेवियर बताएगा फिलहाल मैं उसको इंस्टेंस फंक्शन बना के आपको पूरी की पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। ठीक है जनाब? तो हम बनाते हैं अपने। अब मेरे क्लाइंट ने कहा, मैंने उससे पूछा, सर आप अपने एम्प्लॉय की क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे सॉफ्टवेयर से चाहते हो? तो उसने कहा मैं जब चाहूं एम्प्लॉय का नाम देख लूं, एड्रेस देख लूं, सैलरी देख लूं। तो उसने काफी सारी उसकी प्रॉपर्टीज बता दी। मैं काम करता हूं बेटे, इनमें से कोई सी दो प्रॉपर्टी ले लेता हूं, उसको लेके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझा देता हूं। जो 2 पे लगेंगे वो 100 पे भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जनाब? नाउ क्लास, ठीक है, मैंने कहा EMP एम्प्लॉय। अब मैं फिलहाल अपने एम्प्लॉय की 2 प्रॉपर्टी ले रहा हूं, एक उसका नाम अपने क्लाइंट के एम्प्लॉय की और एक उसका एड्रेस। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेरे पास आएंगी यहाँ पे डाटा मेंबर में। सुनना बड़ी अच्छी सी लाइन जो मैं अब बोलने जा रहा हूं। मैंने कहा उसकी प्रॉपर्टीज को मैं अपनी क्लास में एज ए डाटा मेंबर डिफाइन करूंगा, और इन्हीं डाटा मेंबर में मैं एम्प्लॉय का नाम और एड्रेस होल्ड करूंगा या उसकी सैलरी होल्ड करूंगा। और मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया बेटे कि जिस चीज में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी वैल्यू होल्ड करते हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि प्रॉपर्टीज आर रिप्रेजेंटेड वाया डाटा मेंबर्स एंड डाटा मेंबर्स आर इंप्लीमेंटेड वाया वेरिएबल्स। क्योंकि डेटा मेंबर में वैल्यू होल्ड करनी है और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने कभी भी किसी चीज में वैल्यू होल्ड करनी है तो वो एक ही चीज में होती है बेटा, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज आर रिप्रेजेंटेड वाया डाटा मेंबर्स एंड डाटा मेंबर्स आर इंप्लीमेंटेड वाया वेरिएबल। और फिर मैंने पढ़ा वेरिएबल डिफाइन करने हैं तो हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक वेरिएबल का नाम और एक उसका डेटा टाइप, जो मैं आपको अच्छे से पढ़ा के आ चुका हूं। तो पहला मैं एम्प्लॉय का नाम ले रहा हूं। नाम होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जावा में क्लास है और एक डेटा टाइप भी है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मैंने लिखवाया था, जिसे हम जावा में रेफरेंस डेटा टाइप कहते हैं। और इसका मैंने एक नाम ले लिया नेम। दूसरा लेना है मुझे सैलरी, चलो वो होती है इन टाइप की, ले ली SALARY। ऐसे मेरा एम्प्लॉय जितनी प्रॉपर्टीज बताता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ डाटा मेंबर बनाता चला जाऊंगा। ठीक, आपको भी एग्जांपल दूंगा ये सारा समझाने के बाद। रोज आपसे क्लास डिजाइन करवाऊंगा जिससे आपको एनकैप्सुलेशन बहुत अच्छे से आ जाए, बड़े अच्छे से आपको एनकैप्सुलेशन समझ में आ जाए। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। हमने कहा कि एक नेम बोला था उसने, एक सैलरी, दो ले ली, ऐसी वो 100 कहता तो मैं 100 भी ले लेता। ठीक, दो मैंने प्रॉपर्टी को एज ए डाटा मेंबर बना दिया। अब मैंने आपको कहा था पहले मैं इन्हें बेटे आपको इंस्टेंस बना के सारी कहानी समझाऊंगा। तो अब मैं इन दोनों डाटा मेंबर को इंस्टेंस बनाने जा रहा हूं। अब जावा ने क्या किया बेटे, किसी भी डेटा मेंबर को क्लास के स्टैटिक बनाने के लिए हमें स्टैटिक कीवर्ड दिया है, मगर इंस्टेंस डाटा मेंबर बनाने के लिए कोई कीवर्ड नहीं दिया। तो जावा ने एक रूल बना दिया, अगर आपके क्लास के डाटा मेंबर स्टैटिक नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस होते हैं। घबराना मत, अभी मैं सिर्फ इंस्टेंस डाटा मेंबर बनाने का सिंटेक्स बता रहा हूं। अभी मैंने इंस्टेंस वर्ड का कोई मीनिंग डिस्कस नहीं किया, पूरी कहानी सुनानी है अभी इंस्टेंस वर्ड की मैंने। ठीक है, तो एक जल्दी से छोटा सा प्यारा सा रूल लिखिए। If the data members of a class if the data members of a class are not static, if the data members of a class are not static, then by default they are instance. If the data members of a class are not static, then by default they are instance. तो वो बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं, वो इंस्टेंस होते हैं। चलिए, अब ऐसे ही अगर वो 10 प्रॉपर्टी बताता तो 10 बना लेता, फिलहाल 2 को लेके समझा रहा हूं। अब मैं अपने क्लाइंट के पास जाऊंगा बेटे और उससे पूछूंगा, सर बताइए आप अपने एम्प्लॉय के लिए मुझसे क्या क्या काम करवाना चाहते हैं। तो वो डेफिनेटली कहेगा मैं जब चाहूं अपने एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट कर लूं, इंसेंटिव कैलकुलेट कर लूं, अटेंडेंस। तो ये बिहेवियर हो जाएंगे और ये मेरी क्लास में आएंगे एज ए मेंबर फंक्शन। इससे पहले कि मैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी क्लास में मेंबर फंक्शन बनाऊं, इससे पहले कि मैं अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें मेंबर फंक्शन बनाऊं, मैं अपनी तरफ से पर्सनल 2 बना रहा हूं, क्योंकि उन मेंबर फंक्शन में इन डेटा मेंबर्स की वैल्यू यूज करूंगा। तो एक काम करता हूं, पहले मैं 2 फंक्शन एक्स्ट्रा बनाता हूं अपनी तरफ से। एक तो गेट नाम का फंक्शन जो इसमें वैल्यू डाल देगा, और एक शो नाम का फंक्शन जो इनकी वैल्यू प्रिंट कराएगा। क्योंकि जब इनमें वैल्यू आ जाएगी तभी मैं इन्हें सैलरी कैलकुलेट में यूज कर पाऊंगा, इंसेंटिव कैलकुलेट में यूज कर पाऊंगा।
इसीलिए मैं अपनी तरफ से इसमें फिलहाल पर्सनल 2 बनाने जा रहा हूं और वो भी मैं दोनों के दोनों इंस्टेंस बनाने जा रहा हूं। और इसका भी सेम रूल है, अगर क्लास के फंक्शन आप स्टैटिक नहीं बनाते तो बाय डिफॉल्ट वो इंस्टेंस होते हैं। ठीक है बेटा जी, तो मैं अपनी तरफ से 2 बनाने जा रहा हूं। यहां पर void एक बनाया गेट, उसमें पहला वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग s1 कॉमा इंटीजर s2। ठीक है, और मैंने कहा नेम इज इक्वल टू s1, देन मैंने कहा सैलरी इज इक्वल टू s2। void ठीक, फिर SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन समझ जाओगे। वैसे मैं अभी ये सब चला के भी दिखाऊंगा, पहले आपको समझा दूं फिर रन करके अच्छे से समझाऊंगा बेटा। ये लीजिए, ठीक है, आ गई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। तो 2 फंक्शन मैंने अपनी तरफ से बना दिए, एक का काम है इसमें वैल्यू असाइन करना और एक का काम है उसे प्रिंट कराना। अब मुझे चाहिए जावा की एक क्लास, ध्यान से सुनना, जिसके अंदर मेन मेथड हो, क्योंकि क्लास वही एग्जीक्यूट हो सकती है जिसमें मेन मेथड होता है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया। सो मुझे चाहिए अब जावा की एक क्लास जिसके अंदर मेन मेथड होना चाहिए मेरे बच्चों, और मैं उस क्लास को चलाऊंगा तो जेवीएम अंदर से उसका मेन चलाएगा। मेन से मैं कीबोर्ड से एक रियल वर्क के एम्प्लॉय का नाम और सैलरी लूंगा और वो लूंगा लोकल वेरिएबल्स में, और फिर उन लोकल वेरिएबल से ये जो क्लास लेवल वेरिएबल है नेम और सैलरी इसमें डाल दूंगा। बस जैसे ही नेम और सैलरी में डेटा आ जाएगा, समझ जाना कि एक रियल वर्क के ऑब्जेक्ट का डेटा हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया। दैट्स इट, सिंपल सी कहानी। ठीक है साहब, अब मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक तो मैं अलग से क्लास बनाऊं, उसमें मेन रखूं और इस एम्प्लॉय को वहां यूज करूं, या फिर मेरे बच्चों मैं इसी क्लास में भी मेन रख सकता हूं और इसी को एग्जीक्यूट करा देता हूं। मेन चलेगा, कीबोर्ड से लोकल वेरिएबल में मैं 2 नाम एक नाम ले लूंगा, एक सैलरी, तो रियल वर्क के ऑब्जेक्ट का डेटा मेरे पास लोकल वेरिएबल में आ जाएगा और बस इन्हीं लोकल से हमें इस क्लास लेवल वेरिएबल में कॉपी मारनी। और पहले क्या होता था, लोकल वेरिएबल में ही वो डेटा रह जाता था, और एक बार जब इसमें डेटा आ गया फिर उसे इनहेरिट करो, पॉलीमॉर्फ करो, एब्स्ट्रैक्ट करो, ऊप्स के सारे फीचर उसमें लगाए जा सकते। तो हमारा टारगेट ही यही है कि हमें कीबोर्ड से डेटा लेके, एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन लेके इन वेरिएबल में, इन क्लास लेवल वेरिएबल में, इन डाटा मेमोरी में कॉपी मारना है। इनमें डेटा आने का मतलब होता है डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मेमोरी में आ गया। दैट्स इट। तो मैं फिलहाल अभी 2 क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी में ना ले जाते हुए आपको बेटे, मैं फिलहाल इसी क्लास के अंदर ही मेन फंक्शन बनाने जा रहा हूं। नाउ सी, ये मैंने इसी क्लास में बना दिया मेन फंक्शन। PSVM अब यहां पर मैंने लिखा string, लोकल वेरिएबल डिफाइन किया, लेट्स से ई नेम, एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू एक फंक्शन लिखा रीड लाइन। ये फेक है, अभी इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसे समझाने के लिए। ओरिजिनल मैं अभी चला के दिखाऊंगा बेटे, अभी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं ऐसे ही कि मान लिया एक फंक्शन लिख दिया रीड लाइन। दूसरा लिखा बेटे मैंने इंट ई सैलरी, और मैंने यहां एक फंक्शन लिखा रीड इंट। ये देखो मेरे बच्चों, ठीक। और अभी एक काम करता हूं, नहीं इससे पहले एक चीज आपको और समझाता हूं, फिर यहां लेके आता हूं। मैंने मान लिया ये मेन बना दिया, अभी कुछ नहीं लिखा मेरे बच्चों, और ये क्लास मैंने सेव कर दी। मान लेते हैं ये क्लास मैंने एक अच्छी चीज समझा दूं, फिर वापस लेके आऊंगा। मैंने इसे सेव कर दिया बेटे emp.java से, इसे कंपाइल भी कर दिया। अब जैसे ही मैं इस क्लास को एग्जीक्यूट करूंगा, जावा टूल यूज करूंगा, आप तो जानते ही हैं, पहले क्लास लोडर हमारी क्लास को मेमोरी में लोड करेगा।
एक पहले क्लास लोडर हमारी क्लास को हमारी मेमोरी में लोड करेगा। ठीक है साहब, ठीक। जब क्लास जेवीएम की इंस्टेंस क्या होती है, ये कहानी भी मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। ठीक है साहब, तो जब क्लास लोडर हमारे बाइट कोड की लाइनों को उठा के जेवीएम की इंस्टेंस की मेमोरी में लाता है, तो बाइट कोड की कुछ इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी उसी वक्त मिल जाती है। मेमोरी मिलने का मतलब वो बाइट जेवीएम की मेमोरी में आ जाते हैं। मेमोरी में आना एक अलग बात होती है, उनका एग्जीक्यूट होना एक अलग बात है, क्योंकि पहले हार्ड डिस्क से उठा के रैम में लाई जाएंगी और फिर इन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है, क्योंकि रैम से इन्हें प्रोसेसर को दिया जाता है, प्रोसेसर इन्हें एग्जीक्यूट करता है। तो हमारी बाइट कोड की कुछ इंस्ट्रक्शंस ठीक क्लास के लोडिंग टाइम पे ही मेमोरी में आ जाती हैं। ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शंस क्लास के लोडिंग टाइम पे मेमोरी में आती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस तब तक मेमोरी में पड़ी रहती हैं जब तक कि हमारा प्रोग्राम खत्म ना हो जाए। हमारा प्रोग्राम तब खत्म होता है जब मेन मेथड में कुछ भी चलाने को ना बचे। ठीक, और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। फिर हमारे इसी बाइट कोड की इंस्ट्रक्शंस में कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होंगी जो रन टाइम पे मेमोरी लेंगी। रन टाइम पे मेमोरी लेने का मतलब होता है कुछ इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूट होने के बाद उन्हें मेमोरी मिलेगी। और जिन भी इंस्ट्रक्शंस को कुछ रन टाइम मिलती है, रूल है उन्हें बार बार मेमोरी दी जा सकती है, और जब उनका काम खत्म हो जाए तो उनकी मेमोरी हटाई भी जा सकती है, और इसे कहते हैं हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। याद रखना, दुनिया में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस जो हार्ड डिस्क पे पड़ी होती हैं, बाइट कोड के फॉर्म में हो चाहे मशीन कोड के फॉर्म में हो, उन्हें चलाने के लिए रैम में लाते हैं। तो कुछ को मेमोरी लोडिंग टाइम पे मिलती है और कुछ को रन टाइम पे मिलती है। ये जावा का रूल है, ये दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस का रूल होता है। एक को कहा जाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और एक को कहा जाता है डायनेमिक। तो मैं अभी बताता हूं आपको कि इस समय हमारे इस क्लास में कौन से पोर्शन को स्टैटिकली मेमोरी मिलेगी और क्यों, और कौन से पोर्शन को डायनेमिकली मेमोरी मिलेगी और क्यों मिलेगी। चलिए पहले ये दो रूल लिखिए जल्दी से, प्यारा सा एक रूल लिखिए। द पोर्शन ऑफ अ क्लास, the portion of a class which is getting a memory the portion of a class which is getting a memory at class loading time, the portion of a class which is getting a memory at class loading time that can get the memory again and again. No, again and that can get the memory. Sorry, again and again. नहीं. The portion of a class which is getting a memory at class loading time that can get the memory only once. That can get the memory only once in the life cycle of a class. In the लाइफ साइकिल ऑफ अ क्लास। सर एक बार अगेन एंड अगेन के बाद बताना। अगेन नहीं लिखना मेरे बच्चे, काट दे उसे बेटे, उसे काट दे। मैं फिर से दोबारा बोलता हूं पूरी की पूरी लाइन बेटे। द पोर्शन ऑफ अ क्लास
which is getting a memory at class loading time, at class loading time, that can get the memory only once in the life cycle of a class. That can get the memory only once in the life cycle of a class. And this process is known as static memory allocation. And this process is known as static memory allocation, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। चलिए दूसरा लिखिए, दूसरे में लिखिए द पोर्शन ऑफ अ क्लास the portion of a class which is getting a memory, the portion of a class which is getting a memory at runtime that can get the memory again and again in the life cycle of a class, that can get the memory again and again in the life cycle of a class. And this process is known as dynamic memory allocation. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हमारी क्लास में जितने भी फंक्शंस होते हैं ये सब के सब स्टैटिकली मेमोरी लेते हैं, चाहे वो इंस्टेंस फंक्शन हो चाहे वो स्टैटिक। आप देख सकते हैं इस समय हमारी क्लास में दो तो इंस्टेंस फंक्शन है और एक स्टैटिक, क्योंकि मेन फंक्शन स्टैटिक होता है बेटे। ठीक है, ये सबको मेमोरी क्लास के लोडिंग टाइम पे ही मिल जाएगी। ठीक साहब, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटे देखो, वन फंक्शन कैन बी कॉल्ड सो मेनी टाइम इन अ सिंगल प्रोग्राम। एक फंक्शन को आप एक प्रोग्राम में कई बार चला सकते हैं, एक फंक्शन को आप एक प्रोग्राम में कई बार चला सकते हैं। ठीक है, एंड वन फंक्शन कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ लाइन। एक फंक्शन में हजारों लाइन हो सकती है बेटे। सोचो अगर एक फंक्शन को आपने 5 बार कॉल किया, जितनी बार कॉल किया ये उतनी बार उसकी इंस्ट्रक्शंस को लोड करे, फिर वो फंक्शन खत्म हो जाए उसे अनलोड करे, फिर तो हमारा जेवीएम फंक्शन लोड और अनलोड करने में रह जाएगा बेटा, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाएगी। इसीलिए ये सारे फंक्शंस को मेमोरी
उसकी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार देते हैं। एक बार लोड कर दिया बेटे, क्लास के लोडिंग टाइम पे उसे 1000 बार चलाओ, 100 बार चलाओ, वहीं से इंस्ट्रक्शन चलती रहती है बार बार, और ये तब तक मेमोरी में रहते हैं जब तक कि आपका प्रोग्राम खत्म ना हो जाए। बट ये जो इंस्टेंस डाटा मेंबर हैं, इनको अभी मेमोरी नहीं मिलेगी क्लास के लोडिंग टाइम पे, इन्हें रन टाइम पे दी जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटे अगर इन्हें वो क्लास के लोडिंग टाइम पे मेमोरी देते हैं तो जेवीएम को एक वर्ड बहुत ज्यादा परेशान करेगा, हाउ मेनी टाइम। क्यों? क्योंकि अगर इन्हें क्लास के लोडिंग टाइम पे मेमोरी दे तो इन्हें अगर एक बार मेमोरी देते हैं तो ये एक एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी होल्ड कर सकते हैं। अगर इन्हें 100 बार देते हैं तो 100 एम्प्लॉय का। अब हमें नहीं पता जब सारा दिन में सॉफ्टवेयर चलेगा तो कितने एम्प्लॉय आएंगे। पहले से हमने 100 के लिए मेमोरी दे दी, दिन में आए 2, अब यार मेमोरी बहुत ही वेस्ट हो गई। या हमने 10 को दे दी, आ गए उसी दिन 100, मेमोरी कम पड़ गई। तो इन्हें कहा इन्हें अभी मेमोरी नहीं देते, प्रोग्राम चला लेते हैं, जैसे एम्प्लॉय आएगा इन्हें मेमोरी देंगे, उसकी इंफॉर्मेशन होल्ड कर लेंगे, फिर एक और आएगा तो एक बार और मेमोरी देंगे, उसकी इंफॉर्मेशन होल्ड कर लेंगे। वो ज्यादा बेटर है कि पहले से क्लास के लोडिंग टाइम पे तुक्का मारे। इसलिए ऑल द इंस्टेंस डाटा मेंबर्स को जो है उन्हें मेमोरी मिलती है हमेशा रन टाइम पे, और हमारे जितने भी क्लास के फंक्शंस होते हैं उन्हें मेमोरी मिलती है क्लास के लोडिंग टाइम पे। अब जब ये फंक्शंस मेमोरी में लोड किए जाएंगे तो मैंने आपको बताया था बड़े अच्छे से, जेवीएम की जो इंस्टेंस होती है उसका एक सेक्शन होता है बड़ा प्यारा सा मेथड एरिया, जहां पर सारे मेथड्स को मेमोरी मिल जाती है। ये रहा वो सेक्शन मेथड एरिया, हमने बना दिया मेथड एरिया, और सारे फंक्शंस को जेवीएम के अंदर इस मेथड एरिया में मेमोरी मिलती है। फिलहाल फंक्शन कितने होते हैं, तो जैसी क्लास लोड होती है ना तो सारे के सारे फंक्शंस को इस मेथड एरिया में मेमोरी दे दी जाती है। फिलहाल हमारी क्लास में 3 मेथड है मेरे बच्चों। पहला मेथड है गेट, उसकी इंस्ट्रक्शन मान लिया यहां आ गई। दूसरा शो, और तीसरा मेन। ठीक, तो सबसे पहले जेवीएम अपनी क्लास के सारे फंक्शंस को मेथड एरिया में लोड कर देता है, फिर वो इस मेथड एरिया में जाके ढूंढता है मेन नाम का फंक्शन है या नहीं। अगर मेन मिल गया तो उसको चला दिया, नहीं मिला तो एरर देके बाहर आ गया। फिलहाल उसे ये मेन फंक्शन यहां पे मिल जाएगा। मेन मिल गया, ठीक है जनाब। और मेन में मैंने अभी कोई लाइन नहीं लिखी है, तो कोई बात नहीं, मेन को लोड करेगा, इसे चलाएगा, मेन में कोई लाइन तो है नहीं, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए प्रोग्राम चलेगा और बंद हो जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये प्रोग्राम चलेगा और बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो जरा नाउ सी, अब आ जाते हैं अपने, अब मैं इसके अंदर लाइनें लिखना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले अब वही लाइन लिखी मैंने, स्ट्रिंग ई नेम इज इक्वल टू रीड लाइन इंट ई इज इक्वल टू रीड ठीक साहब। अब मैंने एक एम्प्लॉय का नाम ले लिया लोकल वेरिएबल में, एक एम्प्लॉय की सैलरी ले ली लोकल वेरिएबल में, बस अब इन दोनों को मुझे इसमें कॉपी मार देना है, नेम और सैलरी में क्लास लेवल वेरिएबल में, और जैसे ही इसमें आ जाएगा समझ लेना एक रियल वर्ड के ऑब्जेक्ट का डेटा हमारी मेमोरी में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया, यही हम चाहते थे। ठीक, अब मुझे लोकल वेरिएबल में तो आ गया, इनमें कॉपी मारना है। अब इनमें कॉपी मारना है तो पहले इनको मेमोरी दो, अभी तो इनको मेमोरी नहीं मिली, तो अब मैं पहले इन दोनों को मेमोरी दूंगा क्योंकि एक एम्प्लॉय आ चुका है। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले मैं इनको मेमोरी देता हूं। अब देखो इंस्ट्रक्शन चल चुकी है, मेन मेथड चल चुका है, और अब मैं इसे मेमोरी दे रहा हूं, और जब इंस्ट्रक्शंस चल जाती हैं और जब किसी चीज को मेमोरी मिलती है उसी को तो हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। अब आती है असली कहानी।
जावा ने रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट कराने के लिए हम लोगों को एक ऑपरेटर दिया है जिसे हम कहते हैं न्यू नाम का ऑपरेटर। ठीक है, जावा ने रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करवाने के लिए हमें एक ऑपरेटर दिया है जिसे हम कहते हैं न्यू ऑपरेटर। अब ध्यान से सुनना, वैसे तो मैंने आपको ऑपरेटर बताए थे, मैंने कहा था कि ऑपरेटर्स आर जस्ट सिंबल होते हैं, तो लेकिन यार ये सिंबल नहीं है तो प्रॉपर वर्ड है, तो क्यों जावा ने हटके एक वर्ड को एज ए ऑपरेटर बनाया? जावा चाहता तो स्टार विस्टार सेमीकोलन इनको भी यूज कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे रीजन क्या है, जरा इसे ध्यान से समझना। एक्चुअली जावा बनाने वाले चाहते थे कि हमें एक ऑपरेटर बनाना है जो जब भी यूज हो हर बार नई मेमोरी दे, तो अगर वो स्टार विस्टार सेमीकोलन इसे कोई यूज करते तो इसको देख के प्रोग्रामर के दिमाग में कभी भी स्ट्राइक नहीं करता कि ये जब भी यूज होगा नई मेमोरी एलोकेट करेगा। उन्होंने देखा नया माने न्यू, न्यू का मतलब इंग्लिश में नया होता है भाई, हिंदी में नया, हमारे इंग्लिश में न्यू होता है, तो क्या न्यू ना नाम का हम एक ऑपरेटर ही बना देते हैं जिससे प्रोग्रामर को इसे देख के स्ट्राइक करे कि जब भी ये यूज होगा ये नई मेमोरी एलोकेट करेगा, जब भी ये यूज होगा ये नई मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम न्यू रखा गया। अब ये जो न्यू ऑपरेटर है ये बड़ा चालू है। ये कहता है आई एम जस्ट लाइक अ कारपेंटर, आई एम जस्ट लाइक अ कारपेंटर, मैं तो बिल्कुल कारपेंटर हूं। मतलब देखो भाई, कारपेंटर साहब क्या करते हैं, कारपेंटर साहब डोर और विंडोज बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन जब आप उनके पास जाओगे डोर या विंडोज बनवाने तो वो आपसे उसकी विड्थ एंड हाइट पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, ठीक है, और उसी के हिसाब से आपकी डोर या विंडो बनाएंगे। या तो वो आपसे कहेंगे आप बता दीजिए, नहीं तो आप हमें लेके चलिए हम मेजर करके लाएंगे, लेकिन हम अपने हिसाब से तो डोर विंडो नहीं बताएंगे। कल को डोर या विंडो छोटे बन गए और आपकी खिड़की में फिट नहीं हुए तो आप पैसे तो दोगे नहीं, मारोगे अलग, आप पैसे तो दोगे नहीं, मारोगे अलग। तो इसलिए भैया हम आप ही से पूछ के डोर और विंडो बनाएंगे। बस ऐसी ही कुछ कहानी न्यू ऑपरेटर कहता है। न्यू कहता है मेरा काम है मेमोरी को रिजर्व करना, लेकिन कितनी करूं ये तो आप बताओ, 10 बाइट, 10, 50 बाइट, 25 बाइट, कितनी करूं? जितनी आप कहोगे मैं उतनी मैं रिजर्व करूंगा, मैं अपने हिसाब से नहीं करने वाला भाई। कल को मेमोरी कम पड़ गई, ज्यादा पड़ गई, आप तो लट लेके मेरे पीछे घूमने लगोगे भाई। तो उसने कहा यू जस्ट टेल मी हाउ मच मेमोरी यू वांट, मुझे बताइए उतनी ही मेमोरी मैं एलोकेट कर दूंगा। ठीक, तो हमने न्यू ऑपरेटर से कहा भाई साहब हमें ना एक क्लास के इंस्टेंस डाटा मेंबर को आपसे मेमोरी एलोकेट करवानी है। तो न्यू ऑपरेटर ने कहा ठीक है साहब मैं मेमोरी एलोकेट कर दूंगा, बस मुझे क्लास का नाम बता दो। दैट्स इट। और बात तो वो सही कह रहा, क्योंकि मुझे न्यू ऑपरेटर से किसी क्लास के इंस्टेंस डाटा मेंबर को मेमोरी एलोकेट करानी है, तो अगर न्यू ऑपरेटर मुझसे क्लास का नाम मांग रहा है तो कुछ गलत तो कर नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, am I right? तो अगर मैं न्यू ऑपरेटर के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर भी क्लास का नाम लिखूं तो आपको कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इससे एक क्लास के इंस्टेंस डाटा मेंबर को ही मेमोरी एलोकेट करने को कहा है। तो इसीलिए हम इसके सामने लिखते हैं अपनी क्लास का नाम। हमारी क्लास का नाम है EMP, और ये क्लास का नाम हम इसे एक स्पेशल फंक्शन के रूप में देते हैं जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये भी हमें आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक साहब। और न्यू ऑपरेटर से कहा गया है जब भी आपके सामने किसी क्लास का नाम आए तो आप केवल और केवल उसके इंस्टेंस डाटा मेंबर को मेमोरी दोगे। अब मेरी कहानी ध्यान से सुनना, अभी हम कंस्ट्रक्टर तो आगे पढ़ाएंगे ही, सबसे पहले चलेगा ये न्यू ऑपरेटर। जैसे ही ये न्यू चला इसने यहां से क्लास का नाम उठा लिया। अभी ये फंक्शन नहीं चला है बेटे, सिर्फ यहां से क्लास का नाम उठाएगा, दौड़ा दौड़ा उस क्लास में जाएगा, उस क्लास में जितने भी इंस्टेंस डाटा मेंबर होंगे सबका एक साइज कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, सबका एक, क्योंकि भैया डेटा टाइप है, सबका प्री डिफाइंड साइज होता है, तो सबका मिला के एक साइज कैलकुलेट कर लेगा। आई रिपीट, न्यू ऑपरेटर चला, इसने अपने सामने से क्लास का नाम उठा लिया। अभी ये वाला फंक्शन नहीं चला है बेटे, सिर्फ क्लास का नाम उठा लिया और दौड़ा दौड़ा इस क्लास के अंदर आया। यहां से उसने जितने भी इस क्लास में इंस्टेंस डाटा मेंबर थे उन सबका साइज कैलकुलेट करके उतने साइज का अब जाके ये बनाने वाला है। ये देखो, उतने साइज का ये एक मेमोरी एरिया जिसे हम कहते हैं बफर,
रिजर्व करता है जेवीएम की इंस्टेंस की मेमोरी के अंदर, और जिस एरिया में जाके ये उसे रिजर्व करता है बेटे, उसे हम कहते हैं हीप एरिया। दैट इज कॉल्ड हीप एरिया। दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर रन टाइम पे मेमोरी रिजर्व की जाती है तो बच्चों हमेशा एक ही मेमोरी एरिया में की जाती है, जिसे हम कहते हैं हीप, जिसे हम कहते हैं हीप। अगली बात समझ में? तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे बच्चों, बस यही असली पार्ट है जावा का। यहां से न्यू ऑपरेटर चला मेरे बच्चों, इसने यहां से क्लास का नाम उठाया, दौड़ा दौड़ा क्लास में आया, क्लास में जितने इंस्टेंस डाटा मेंबर्स थे उन सब का उसने एक साइज कैलकुलेट किया, और उतने साइज का एक बफर जाके जेवीएम की मेमोरी के अंदर जो एक हीप एरिया था, ये मैं सेक्शन पहले ही आपको दिखा चुका हूं, उसमें जाके उतने साइज का एक बफर बना दिया ऐसे, उतने साइज का ऐसे एक क्या बना दिया, बफर बना दिया। ठीक है, और उस बफर के अंदर उसने मेमोरी दे दी, किसको, नेम को भी और सैलरी को भी, लाइक। और ये सारा काम न्यू ऑपरेटर ने किया है। बस बेटे, आज का धमाका आइटम और आज की ब्रेकिंग न्यूज, ये जो मेमोरी एरिया है, ये जो बफर है, इसी को हम किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक बफर होता है, एक मेमोरी एरिया होता है, जहां पर उसके इंस्टेंस डाटा मेंबर को मेमोरी दी जाती है। और इस मेमोरी एरिया को हम क्यों ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि अब इसी के अंदर मैं एक रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को होल्ड करने जा रहा हूं, जबकि सारी दुनिया ऑब्जेक्ट को पढ़ाती कुछ और ही है। तो याद रखना, ऑब्जेक्ट सिर्फ एक बफर है और मेमोरी एरिया है, नथिंग एल्स, जिसके अंदर सारे इंस्टेंस डाटा मेंबर को मेमोरी मिलती है। और ये सारा काम न्यू ऑपरेटर ने किया है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी लिखवाता हूं, 4 गोल्डन पॉइंट है हमारे पास ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। दूसरा, हमारी जावा में ऑब्जेक्ट्स आर रन टाइम एंटिटीज, इन्हें हमेशा रन टाइम पे मेमोरी मिलती है। जबकि अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूं तो वहां ऑब्जेक्ट को मेमोरी स्टैटिकली भी मिलती है और डायनेमिकली भी, मतलब क्लास के लोडिंग टाइम पे भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी दी जा सकती है और प्रोग्राम के चलने के बाद भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी दी जा सकती है। पर जावा में हमेशा मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट की जाती है, याद रखें, जावा में हमेशा मेमोरी रन टाइम पे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी जावा में रन टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को मेमोरी मिलती है, वो है ऑब्जेक्ट। हमारी जावा में रन टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को मेमोरी मिलती है, वो है ऑब्जेक्ट। तो चौथा पॉइंट क्या निकल के आ गया कि जावा में न्यू ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को मेमोरी देता है, वो है ऑब्जेक्ट। यानी कि आपने अपने प्रोग्राम में अगर 10 बार न्यू ऑपरेटर यूज किया है तो समझ लो 10 ऑब्जेक्ट मेमोरी में होंगे, और अगर आपने एक बार यूज किया है तो एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में होगा, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो चलिए ये 4 गोल्डन पॉइंट लिखिए जल्दी से। पहला पॉइंट लिखिए कि ऑब्जेक्ट इज जस्ट अ बफर, ऑब्जेक्ट इज जस्ट अ बफर ऑब्जेक्ट इज जस्ट अ बफर or a memory area. Object is just a buffer or a memory area in a heap area. Object is just a buffer or a memory area in a heap area in which
all the instance data members are getting a memory, in which all the instance data members are getting a memory. In which all the instance data members are getting a memory. पहला गोल्डन पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आइए बेटा। In Java, objects are runtime entities. In Java, objects are runtime entities. They always get the memory. They always get the memory at runtime. They always get the memory at runtime. They always get the memory at runtime. ठीक है साहब। तीसरा पॉइंट, कि इन जावा ओनली ऑब्जेक्ट्स आर गेटिंग अ मेमोरी एट रन टाइम. इन जावा only objects are getting a memory at runtime. जावा में रन टाइम पे सिर्फ और सिर्फ किसको मेमोरी मिलती है? ऑब्जेक्ट को. ठीक है. इन जावा ओनली ऑब्जेक्ट्स आर गेटिंग अ मेमोरी एट रन टाइम. बेटे चौथा पॉइंट, in Java, new operator is always used. In Java, new operator is always used for allocating a memory. In Java, new operator is always used for allocating a memory only for objects. Only for objects. ठीक है. 4 गोल्डन पॉइंट. सो अब ध्यान से, और ये सारा काम न्यू ऑपरेटर ने किया है. अभी तक वो सामने लिखा कंस्ट्रक्टर रूपी फंक्शन नहीं चला है. एवरीथिंग इज डन बाय द न्यू ऑपरेटर. तो न्यू ऑपरेटर ने ये मेमोरी एलोकेट कर दी है और इसमें इंस्टेंस डाटा मेंबर को मेमोरी दे दी. अब अगर इस मेमोरी लोकेशन का हमें कुछ अता पता मिल जाए तो हम इस लोकेशन पे जाके इसमें डेटा डाल भी सकते हैं और इससे डेटा निकाल भी सकते हैं. अब अगर आपको याद हो तो मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया था डेटा टाइप के टाइम पे.
कि कंप्यूटर की किसी भी मेमोरी लोकेशन तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो उसके नाम से या उसके एड्रेस से। पढ़ा चुका हूं, रैम में सिर्फ सेल ही होते हैं, या तो सेल का नाम होगा या एड्रेस होगा, नथिंग एल्स। तो अब यहां पर भी एक प्यारा सा रूल आता है, लिखिए द मेमोरी which has been allocated the memory which has been allocated at runtime the memory which has been allocated at runtime that does not have any name, that does not have any name। वो मेमोरी जिसे रन टाइम पे बेटे रिजर्व किया जाता है उसका कोई नाम नहीं होता, नाम नहीं दे सकते सेल का, यानी तक उस तक पहुंचने का जरिया है सिर्फ और सिर्फ एड्रेस, नथिंग एल्स। ठीक, इसलिए हमेशा याद रखना जब भी हम रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उस तक पहुंचने का जरिया है सिर्फ और सिर्फ एक एड्रेस, जिसे मैं बढ़िया से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आप लोगों को सी का एक शानदार इंटरव्यू क्वेश्चन बताता हूं। सी में मेरे बच्चों एक फंक्शन होता है रन टाइम पे मेमोरी को रिजर्व करने के लिए मैलॉक नाम का, जिसे हम मेमोरी एलोकेशन कहते हैं, और इसके अंदर हम पास करते हैं नंबर ऑफ बाइट कि भाई कितनी मेमोरी रिजर्व करनी है। तो ये बाबूजी क्या करते हैं, मैलॉक फंक्शन भी दौड़ा दौड़ा जाता है हीप एरिया में और वहां जाके इस तरीके से 20 बाइट को रिजर्व करता है। तो इंटरव्यू में काफी ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ मैलॉक फंक्शन, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ मैलॉक फंक्शन। 90% बच्चों को इसका आंसर नहीं मालूम होता, उनको बच्चों को रटा रखा होता है। अब मैलॉक फंक्शन गया, ध्यान से सुनना, इसने 20 बाइट जाके हीप एरिया में ऐसे रिजर्व कर दी। अब होता क्या है, मैलॉक फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलोकेटेड बाइट। 20 बाइट का मतलब 22 सेल, 20 सेल हो गए ना, और हर सेल का एक एड्रेस होता है। ये मैं पहले ही आपको बहुत अच्छे मैंने कहा था ना, सेल वाली कहानी याद रखना बेटे, कभी मेमोरी वाइज गड़बड़ नहीं होने वाली लाइफ में। ठीक, तो ये पहले वाले सेल का यानी कि फर्स्ट एलोकेशन बाइट का एड्रेस रिटर्न करेगा। अब इसके सामने एक समस्या आई, अगर ये इस एड्रेस को बिलोंग करा दे इंट को, तो पीछे फिर हमें इंटीजर टाइप का पॉइंटर टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा। अगर ये इसे करा दे लॉन्ग, तो लॉन्ग का चाहिए होगा। इसने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि होता क्या है, ये एक एड्रेस है, एड्रेस एक नंबर होगा, और नंबर है तो इसे किसी ना किसी डेटा टाइप को बिलोंग कराना पड़ेगा। तो उसने कहा नहीं, मैं इसे किसी भी डेटा टाइप को बिलोंग नहीं कराता, उसने इसे वॉइड डेटा टाइप को बिलोंग करा दिया और कहा जैसा आपका पीछे पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हो आप उसी में इसे टाइप कास्ट कर। कहने का मतलब, क्योंकि एड्रेस कैन बी कॉट ओनली इन पॉइंटर टाइप वेरिएबल, तो अगर पीछे वो इन टाइप का है तो आपको इसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में टाइप कास्ट करना होगा। लॉन्ग टाइप का लॉन्ग, कैरेक्टर टाइप का है तो कैरेक्टर, फ्लोट है तो फ्लोट। ऐसे अगर वो स्ट्रक्चर होता है तो आप फिर उसे यहाँ स्ट्रक्ट का नाम देते हैं, स्ट्रक्ट ईएमपी करके आप उसे ऐसे टाइप कास्ट कर लेते हैं। ठीक, तो मैलॉक फंक्शन हमेशा रिटर्न करता है द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलोकेशन बाइट। मैं सिर्फ ये इसलिए पढ़ा रहा हूं, ये साबित करने के लिए बेटे कि जो भी मेमोरी रन टाइम पे रिजर्व की जाती है उस तक पहुंचने का एक ही जरिया है एड्रेस, और एड्रेस को होल्ड करने के लिए चाहिए पॉइंटर टाइप का वेरिएबल। और यहीं आके समस्या आ गई, क्योंकि जावा पॉइंटर सपोर्ट ही नहीं करता। ठीक, पहले ये रूल लिख लो, मैलॉक फंक्शन आपसे काफी ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाएगा। लिखो, मैलॉक फंक्शन ऑलवेज returns the address of first allocation byte. Malloc function always returns the address of first allocation byte in the form of void pointer.
malloc function returns the address of first allocation byte in the form of void pointer। वो void pointer के फॉर्म में हमें फर्स्ट एलोकेशन बाइट का एड्रेस देता है। ठीक है जनाब, अब ऐसी ही कुछ कहानी हम अपनी जावा में लेके चल रहे हैं। वापस आ जाते हैं इस मेमोरी, यहाँ भी तो कुछ सेल होंगे, दैट्स इट। अब ये चाहे तो हमें पहली बाइट या पहले सेल का एड्रेस रिटर्न कर सकता था, लेकिन एड्रेस कैन बी कॉट ओनली इन पॉइंटर टाइप वेरिएबल एंड जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर। तो ये तो बड़ी समस्या हो गई। नाम इस लोकेशन का है नहीं, एड्रेस वो हमें देना नहीं चाहता क्योंकि पॉइंटर नहीं है, तो भाई पहुंचे कैसे? तो फिर न्यू ऑपरेटर से जावा ने इस मेमोरी लोकेशन का जनरेट कराया एक रेफरेंस आईडी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में अक्सर रेफरेंस कहा जाता है। ठीक, और ये कैसे बनता है आगे ये भी सिखाऊंगा। तो न्यू ऑपरेटर पहले मेमोरी एलोकेट करता है, उसके अंदर सारे इंस्टेंस डाटा मेंबर को मेमोरी देता है, फिर उसी मेमोरी लोकेशन का एक रेफरेंस आईडी जनरेट करता है। दैट मींस रेफरेंस क्रिएट करता है, रेफरेंस आईडी बनाता है उस मेमोरी लोकेशन का। अब ये रेफरेंस आईडी हमें देना था। अब यार ऑपरेटर से तो कोई वैल्यू रिटर्न हो नहीं सकती, तो इन्होंने देखा ये जो न्यू ऑपरेटर है इसके सामने एक फंक्शन कॉल हो रहा है, तो फंक्शन से तो वैल्यू रिटर्न कराई जा सकती है, तो क्यों ना ये रेफरेंस आईडी इस फंक्शन को दे दिया जाए और फंक्शन इस रेफरेंस आईडी को रिटर्न कर दे। और आप जानते हैं किसी भी फंक्शन में कोई भी वैल्यू पहुंचाने का एकमात्र तरीका है उसके अंदर एज ए आर्गुमेंट पास कर दो। तो न्यू ऑपरेटर फिर जब इस फंक्शन को कॉल करता है तो इसके अंदर ये रेफरेंस आईडी एज ए आर्गुमेंट पास कर देता है। ठीक, और फिर इस फंक्शन की आखिरी लाइन से, अगर ये फंक्शन आगे बना होगा, आगे दिखाऊंगा अभी, इस फंक्शन की आखिरी लाइन से ये रेफरेंस आईडी रिटर्न करा दिया जाता है, जो हम आगे बनाना सिखाएंगे। और पीछे जाके फिर हम इसे इस रेफरेंस आईडी, भाई एक वैल्यू है ना, तो वैल्यू किसमें कैच होगी? वेरिएबल के अंदर। तो हम इसे जाके एक वेरिएबल में कैच कर लेते हैं और उस वेरिएबल को कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। और ये उसी क्लास का होना चाहिए जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? एम्प्लॉय क्लास का। तो पीछे रेफरेंस वेरिएबल भी फिर आप किसका डिफाइन करेंगे? एम्प्लॉय क्लास का, लाइक दिस EMP E1 इक्वल। लाइक दिस। आगे कहानी समझ में। और ये कंस्ट्रक्टर इस रेफरेंस आईडी को, जब मैं कंस्ट्रक्टर पढ़ाऊंगा ना, बाकायदा वहां से रिटर्न होते हुए दिखाऊंगा, ऐसे आर्गुमेंट पास होते हुए भी दिखाऊंगा आपको अच्छे से। ऐसे कहानी होती है। तो दुनिया इस E1 को ऑब्जेक्ट कह के पढ़ाती। नहीं बेटा, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, इट्स जस्ट रेफरेंस वेरिएबल। ठीक, और जो 4 बाइट लेता है मैंने आपको शुरू में बताया था, और इसके अंदर जाके स्टोर होता है रेफरेंस आईडी। अब आई कुछ कहानी समझ में सबको अच्छे से। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जावा की पिक्चर सिर्फ 3 चीजों पे चलती है। जावा की पूरी पिक्चर 3 चीजों पे चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और हमारी जावा के 3 मेजर एंटरटेनमेंट होते हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्ट, जो कि एक बफर है, एक मेमोरी एरिया है हीप एरिया के अंदर। नंबर 2 रेफरेंस आईडी, उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का एक जरिया। और नंबर 3 रेफरेंस वेरिएबल, जिसमें हम रेफरेंस आईडी को होल्ड करते हैं। याद रखना ये E1 ऑब्जेक्ट नहीं है, जस्ट रेफरेंस वेरिएबल जिसके अंदर जाके रेफरेंस आईडी स्टोर हुआ है। ठीक, जो कि ये 4 बाइट लेता है। अब क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है ये E1, और लोकल वेरिएबल्स को हमेशा मेमोरी मिलती है JVM की एक लोकेशन के अंदर, जिसे हम कहते हैं स्टैक। तो एक और मेमोरी एरिया बनेगा JVM के अंदर, जो मैंने आपको दिखाया भी था JVM के मेमोरी एरियाज के अंदर, जिसे हम कहते हैं स्टैक। और स्टैक मेमोरी एरिया के अंदर ये लोकल वेरिएबल पैदा हो जाएगा, जिसको ऐसे 4 बाइट दे दी जाएंगी। और इसके अंदर जाके इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी डाल दिया जाएगा।
4 बाइट में RIT, ठीक। और इस वेरिएबल का नाम होगा E1, इसका नाम होगा E1, इट्स जस्ट वेरिएबल, ठीक। तो चलिए एक और नई चीज सिखाते हैं जावा की हम आपको। एक्चुअली में क्या होता है हमारी जावा में, जब भी कोई फंक्शन चलता है उसके लिए इस तरीके से एक स्टैक फ्रेम बनाया जाता है, और जिसके अंदर उसके सारे लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी, एक ये फ्रेम बनाते हैं, ठीक। और इसके अंदर सारे लोकल वेरिएबल को मेमोरी मिली। तो मान लिया सबसे पहले चला मेन फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं, तो मेन के लिए ये बनाया एक स्टैक फ्रेम। अब मेन में जितने भी वेरिएबल्स को मेमोरी मिलेगी वो इसके स्टैक फ्रेम में। अब मेन के अंदर चला गया, मान लिया मैंने गेट, तो गेट का भी अपना एक स्टैक फ्रेम मिलेगा, और वो मेन की मेमोरी के ठीक ऊपर स्टैक के फॉर्म में ये मिलेगा गेट को। हर एक फंक्शन के लिए एक स्टैक फ्रेम बनाया जाता है। अभी देखते जाना कहानी। गेट, ये गेट फंक्शन हो गया, उसका स्टैक फ्रेम। आपने गेट के अंदर से मान लिया शो चला दिया, तो फिर शो को क्योंकि गेट के अंदर से चलाया गया है तो इसको इसके स्टैक फ्रेम को मेमोरी मिलेगी ठीक गेट के फ्रेम के ऊपर। शो। अब क्योंकि इन सारे फ्रेम को मेमोरी दी जाती है स्टैक के फॉर्म में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, पहला फंक्शन चला उसके अंदर से दूसरा, उसके अंदर से तीसरा एंड सो ऑन। इसलिए जिस मेमोरी एरिया के अंदर इन फ्रेम को मेमोरी दी गई उस पूरी मेमोरी एरिया का नाम ही स्टैक रखा गया, क्योंकि इन सारे फ्रेम को स्टैक के फॉर्म में मेमोरी मिलती है, इसलिए इन्हें स्टैक फ्रेम कहते हैं। और जिस मेमोरी एरिया के अंदर इन्हें मेमोरी दी जाती है उस पूरी मेमोरी एरिया का नाम ही स्टैक होता है। और जैसे जैसे फंक्शन खत्म होते जाते हैं उसका ये स्टैक फ्रेम हटता चला जाता है। तो पहले शो खत्म होगा तो ये स्टैक हट जाएगा, ये खत्म होगा तो ये स्टैक हट जाएगा। इसी वजह से हमें किसी भी फंक्शन के खत्म होने के बाद उसके लोकल वेरिएबल अवेलेबल रहते हैं। मान लिया शो खत्म हो गया तो ये इसका स्टैक फ्रेम हटा दिया जाएगा, जैसे ही गेट खत्म होगा तो इसका भी स्टैक फ्रेम मेमोरी से हटा दिया जाता है, ठीक। इसीलिए फंक्शन खत्म होते ही लोकल वेरिएबल मर जाते हैं, ठीक, जो कि अब हम आपको दिखाने की कोशिश भी करते हैं। एक बढ़िया सा पॉइंट। अभी मैंने इंस्टेंस के बारे में बातें करी, आज तो बस सबसे इंपॉर्टेंट कहानी निकल के आई है, ऑब्जेक्ट, रेफरेंस आईडी एंड रेफरेंस वेरिएबल। ये देखो, द वर्चुअल मशीन क्रिएट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम फॉर ईच जावा मेथड इट इन्वोक्स। ये सब जेवीएम के नोट्स हैं, जावा डॉक के नोट्स हैं, सब सन माइक्रो सिस्टम के लिखे हुए। ये जेवीएम का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। द स्टैक फ्रेम कंटेन्स द स्पेस फॉर मेथड्स, लोकल वेरिएबल्स एंड इट्स ऑपरेंड स्टैक। ऑपरेंड स्टैक का मतलब, अगर आप जानते हैं, अगर आपने अपने फंक्शन में लिखा 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, ये भी तो कांस्टेंट है, इन्हें भी तो मेमोरी में रखना होगा, और ये ऑपरेंड होते हैं ऑपरेटर के, तो इन्हें भी तो मेमोरी में होल्ड किया जाता है। तो जिस फंक्शन के अंदर आप डिफाइन करते हो 10 20 30, इन्हें भी तो मेमोरी देनी है, तभी तो आप ऑपरेटर इनके ऊपर ऑपरेटर लगाओगे, तो इनको भी इसी स्टैक फ्रेम में मेमोरी मिलती है। अगर किसी ने डीएस और डाटा स्ट्रक्चर और ऐसे आपको एक्सप्रेशन सॉल्व कराएंगे, पुश पॉप ऐसे करके, तो ये जितने भी आप कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं ना 10 20 30, ये भी तो मेमोरी लेते हैं, और ये सब के सब भी इसी स्टैक के अंदर मेमोरी लेते हैं, ठीक। And its operand stack and any other information required by particular virtual machine. The size of local variable and operand stacks are calculated at compile time and placed into the class file. इन सब स्टैक का साइज, क्योंकि लोकल वेरिएबल है फिक्स होते हैं, सबका साइज पहले से कैलकुलेट करके डॉट क्लास फाइल में डाल दिया जाता है। सो वर्चुअल मशीन नोज जस्ट हाउ मच मेमोरी विल बी नीडेड by the method stack frame. When it invokes a method, it can create a stack frame of the proper size for that method. ठीक, the virtual machine pushes the new stack frame onto a Java stack memory. हर बार एक नया stack frame डालता है, method चलता है, जैसे method खत्म होता है उसे हटा भी देता है। और इन सब फ्रेम को मेमोरी मिलती है स्टैक एरिया, स्टैक के फॉर्म में, इसलिए जिस मेमोरी एरिया में मेमोरी दी जाती है उस मेमोरी एरिया का नाम ही रख दिया इन्होंने स्टैक। तो
तो जल्दी से ये गोल्डन पॉइंट यहां तक कॉपी कर लीजिए, जल्दी से, इससे पहले हम आगे बढ़े, जल्दी से पॉइंट कॉपी कीजिए, इंपॉर्टेंट। सर जी बोलिए। सर मैं आपका जो हमने जो फर्स्ट प्रोग्राम किया था ना हेलो जावा वाला, जावा वाला, हाँ जी सर, हेलो जावा फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने किया हाँ था सर, बेटा, मैं उसको रन हाँ करके सर, तो कंपाइल तो हो गया सर, लेकिन जब उसकी वो चलाते हैं डेमो क्लास चलाते हैं उसकी, तो वहां पर सर एक एरर आ रहा है, कुड नॉट फाइंड जावा एसई रन टाइम एनवायरमेंट। आपने कुछ गड़बड़ करी होगी बेटा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। सर ऐसा मैंने होना, जब कंपाइल हो गया तो फिर चलने में तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए मेरे बच्चे। सर कंपाइल होने के बाद यही दिखा रहा है सर मुझे। जावा टूल यूज करो, उसे चलाओ, वहां पे डॉट क्लास फाइल बनाई है, देखो बनी नहीं बनी, हाँ सर, चेक करो उस फोल्डर में मेरे बच्चे। डॉट क्लास फाइल बन गई है। डॉट हाँ क्लास जी हाँ जी, फाइल बन क्लास गई बन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एक काम ये करना, दिखा ये मुझे उसका स्क्रीनशॉट दिखाना, तभी बात बनेगी, कैसे करेंगे कैसे होगा, सर कैसे तभी मैं देखूं? देख पाऊंगा, तभी बात बन पाएगी। क्योंकि अब क्या मैसेज आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि जब जी तक ये मुझे आप फोटो खींच के उसकी ना मुझे चैट पे दिखा देना, या टाइप करके दिखा देना चैट पे कल, सर तो यहाँ मैं पे ठीक करा दूंगा। कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई होगी बेटे, कर देंगे ठीक, कोई जी बड़ी बात नहीं। हाँ, सर यहाँ पे मैं चैट में सर आपको आपने अपना नंबर नहीं दिया सर। नहीं बेटे, मैं चैट की बात कर रहा हूँ मेरे बच्चे, नंबर की बात नहीं कर सर रहा ये बेटा। चैट डिसेबल है ना? अभी मैंने डिसेबल कर रखी है ना, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं जरा एक टॉपिक इंपॉर्टेंट कर दूं, फिर आपकी ठीक कराऊंगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है बेटा, चिंता ना कर, तो छोटी मोटी मिस्टेक होगी हम ठीक कर देंगे, कोई बड़ी जी बात जी नहीं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते हैं तो मिस्टेक होती रहती है, कोई घबराने वाली बात नहीं। जी ये हो गया मेरे बच्चों, ये कॉपी हो गया। नो सर। बस एक मिनट सर। कर लो बेटे।
हो गया बेटा। चलो अब हम आगे चलते हैं अपनी असली कहानी की तरफ। तो अब मैं इसे प्रॉपर वे में लिख देता हूं, ठीक है। और एक और शानदार चीज हम आपको सिखाते हैं। सो अब मैं इसे ऐसे प्रॉपर वे में लिखता हूं। EMP E1 इज इक्वल टू न्यू EMP, ऐसे करके मैंने इसे लिख दिया। तो हमारा एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, उसके अंदर नेम सैलरी को मेमोरी मिल गई, उसका रेफरेंस E1 में आ गया। अब हम बड़ी आसानी से देखो, अब इनमें वैल्यू डाली जा सकती है और इसका रेफरेंस भी है, पर इसमें वैल्यू डालने की जिम्मेदारी किसकी है? गेट फंक्शन की। गेट फंक्शन ने इसमें वैल्यू डालनी थी। अब बेटा गेट फंक्शन तो मेथड एरिया में पड़ा है, जब तक गेट फंक्शन इसके पास आएगा नहीं, इसमें वैल्यू कैसे डालें? तो गेट फंक्शन को अगर इस हीप एरिया में आना है, हमारे ऑब्जेक्ट के पास आना है, तो गेट फंक्शन के बाद उसका कुछ अता पता होना चाहिए, और वो अता पता रेफरेंस है किसके पास? इस रेफरेंस वेरिएबल के पास। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, इस लोकेशन तक पहुंचने का एक ही जरिया है, रेफरेंस आईडी। और गेट फंक्शन जब तक यहाँ इस लोकेशन तक पहुंचेगा नहीं, तो उसमें वैल्यू डालेगा कैसे? और इस लोकेशन तक पहुंचने का जरिया है रेफरेंस आईडी। तो क्यों ना एक काम करें, हम रेफरेंस आईडी और फंक्शन को आपस में एसोसिएट करा देते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे कि फंक्शन फिर रेफरेंस आईडी को लेके उस लोकेशन पे चला जाएगा और उसमें वैल्यू डाल देगा। और यहां से उन्होंने बनाया एसोसिएशन ऑपरेटर, जिसे हम कहते हैं डॉट। तो इन्होंने फिर इस रेफरेंस आईडी के साथ इस फंक्शन को एसोसिएट किया, यानी कि इस रेफरेंस आईडी से इस फंक्शन को कॉल करवाया। ठीक, इन दोनों को आपस में एसोसिएट किया वाया एसोसिएशन ऑपरेटर, जिसे हम कहते हैं डॉट। और अब अगर मैं यहां पे लिखूं E1 डॉट गेट, तो गेट में फिर पहली वैल्यू स्ट्रिंग, तो मैंने अपनी तरफ से डाल दिया लालू डबल कोट्स में, बाद में यूजर से भी लेना सीख लेंगे। दूसरा है इंटीजर, मैंने डाल दी इसकी सैलरी 101 रुपया, एंड दैट्स इट। तो यहां से गेट से ये लोकल वेरिएबल की वैल्यू आई, सॉरी ये लालू आया S1 में। जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो, उसमें जो आर्गुमेंट पास करते हो, इन्हें कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, और जिसमें आप उन्हें कैच करते हो उन्हें कहते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। तो लालू की वैल्यू आ गई S1 में, 101 आ गया S2 में, और यहां से डालनी थी नेम और सैलरी में। अब ये गेट फंक्शन E1 से रेफरेंस आईडी लेगा और नेम और सैलरी के डब्बे पे जाएगा और उसमें जाके ये वैल्यू कॉपी कर देगा, और यहां पे अब आपका आ जाएगा लालू स्ट्रिंग के फॉर्म में, और यहां पे आपके पास आ जाएगी उसकी सैलरी। सो इस तरीके से हम एक रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को, डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लाने में सफल हुए। अब आप इसे इनहेरिट भी कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीजिए, पॉलीमॉर्फिज्म कीजिए, इसके ऊपर सारे ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं। ऐसे हम काम करते हैं। और अभी मैंने इंस्टेंस की कहानी नहीं सुनाई है, पूरी पिक्चर बाकी है, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। हम ये सीख रहे हैं ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टीज को इंस्टेंस डाटा मेंबर और इंस्टेंस फंक्शन कौन से बिहेवियर को बनाना चाहिए। अभी ऐसा कुछ नहीं आया, ठीक। और अगर मुझे इनकी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो प्रिंट कराने का काम शो फंक्शन का था, तो शो भी इस लोकेशन पे आएगा तभी प्रिंट करेगा। तो हम इसी E1 को एसोसिएट करवा देते हैं किससे? शो से। तो वो इस लोकेशन पे आके इनकी वैल्यू प्रिंट भी कर देगा, लाइक दिस आई कैन से E1 डॉट शो, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट का डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लाने में सफल हो गए। अब केवल यही फंक्शन उस डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, बाहर से कोई भी फंक्शन आके इनमें वैल्यू ना डाल सकता है, ना इनसे वैल्यू निकाल सकता है। यही तो हम कहते थे, हमने इन्हें कैप्सूल में बंद कर दिया, अब यही एक दूसरे को एक्सेस कर पाएंगे, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी भी इंस्टेंस नहीं आई है। तो हमें समझ में आ गया ऑब्जेक्ट, रेफरेंस आईडी एंड रेफरेंस वेरिएबल।
पूरी जावा की कहानी इन 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, हमेशा याद रखना। ऑब्जेक्ट, रेफरेंस आईडी एंड रेफरेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट, रेफरेंस आईडी, ऑब्जेक्ट एक बफर जो कि मेमोरी एरिया है जहां सारे इंस्टेंस डाटा मेंबर को मेमोरी मिलती है, उस तक पहुंचने का जरिया रेफरेंस आईडी, और रेफरेंस आईडी जिस वेरिएबल में रखा जाता है उसे हम रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं, जो 4 बाइट लेता है, जिसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ठीक, अब मान लिया मुझे एक और एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन मेमोरी में लानी है, एक और की। एक तरीका तो ये है, ये जो मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया है नेम और सैलरी को, इसी में इसकी वैल्यू डाल सकता हूं दूसरे की, लेकिन पहले वाले की ओवरराइट हो जाएगी। और मेरे को अगर दोनों की एक साथ रखनी है तो फिर एक काम करते हैं, एक और बार इन्हें नेम और सैलरी को मेमोरी दे देते हैं और फिर उसके अंदर दूसरे की वैल्यू ले आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और बार मेमोरी देनी है तो ये पूरा प्रोसेस हम दोबारा से रिपीट कर लेंगे। इसका नाम दे देते हैं E2। तो फिर से मैं रिवाइज करूं, ये न्यू ऑपरेटर चलेगा, फिर से इस क्लास का नाम उठाएगा, दौड़ा इस क्लास के अंदर जाएगा, फिर से इसके सारे इंस्टेंस डाटा मेंबर का साइज कैलकुलेट करेगा, साइज कैलकुलेट करके हीप एरिया में जाएगा और वहां पर ऐसे एक और बफर तैयार कर देगा। न्यू मतलब हर बार नई मेमोरी, और वो फिर से इसके अंदर मेमोरी किसको दे देगा, नेम को, और सैलरी लाइक दिस। और फिर एक और लोकल वेरिएबल पैदा हो जाएगा, वो जाएगा आपका फिर से स्टैक एरिया में, इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी आ जाएगा, ठीक, दैट्स इट। और इसका नाम हो जाएगा हमारे पास इस वेरिएबल का E2। ठीक है जनाब, तो ये वाली लाइन लिखने से ये कहानी हो गया। अब ध्यान से देखो, अब इस वाले डब्बे में भी नेम और सैलरी डलवानी है और वैल्यू डालने का काम है गेट मेथड का। तो अब मैं अगर E2 के साथ गेट को जोड़ दूं तो ये किसका रेफरेंस आईडी लेगा, E2 का, तो इस डब्बे में डाल देगा। और E2 के साथ अगर शो को जोड़ दूं तो इस लोकेशन पे आ जाएगा। बस यही एक रीजन है कि हम मेथड्स को बार बार मेमोरी नहीं देते हैं, हम उन्हें केवल एक बार मेमोरी देते हैं और जिस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से जोड़ते हो ये उसी पे काम करना शुरू कर देते हैं। अब मैं इसी E2 को जोड़ दूंगा गेट से, और इसी E2 को जोड़ दूंगा शो से। अब क्योंकि ये E2 से एसोसिएट हुआ है तो ये E2 वाले डब्बे पे जाएगा और उसके डेटा मेंबर को एक्सेस करना शुरू कर देगा, एंड सो ऑन। तो अब यहां मैं लिख देता हूं E1 की जगह E2, लालू आंटी की जगह, लालू अंकल की जगह राबरी आंटी, सैलरी उनकी 51 रुपए दे देते हैं और उसे प्रिंट भी करा देते हैं, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाते चले जाओ और मेमोरी में जितने मर्जी चाहे एम्प्लॉय का डेटा रख सकते हैं तब तक जब तक कि हीट ना कर जाए। ठीक है साहब, अनलिमिटेड तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन इसमें इतने ऑब्जेक्ट आ जाते हैं जितनी हमें जरूरत पड़ती है। और फिर जब इस ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाता है, ये डेटा हमें परमानेंट सेव करना होता है, तो ये ऑब्जेक्ट का सारा डेटा उठा के परमानेंट एम्प्लॉय टेबल में जाके सेव कर देते हैं और इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी को फ्री कर देते हैं। फिर हमें जरूरत पड़ती है, फिर हम डाटाबेस के पास जाते हैं, जावा के प्रोग्राम से सेलेक्ट क्वेरी निकालते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू 1001। 1001 का रिकॉर्ड आता है हमारे पास डाटाबेस से, फिर एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके डाटा मेंबर में कॉपी मार देते हैं और फिर रेफरेंस हमें दे देते हैं। तो फिर हम इस पे सारा काम करना शुरू कर देते हैं। बस हमारे पास जो डेटा रहता है वो हमेशा रहता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू जाके सीधा डाटाबेस में, फिर हम क्वेरी चलाते हैं, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, और ये वैल्यू उसमें पास करते हैं। लेकिन अब ये काम भी हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब से आया है हमारे पास हाइबरनेट। अब काम बहुत आसान हो गया, हमें ना तो डाटाबेस के पास जाके कोई क्वेरी फायर करने की जरूरत पड़ती है, ना ही हमें डाटाबेस से कोई कनेक्शन बनाना पड़ता है। हाइबरनेट यूज करो, उसका एक मेथड है सेव, और उसके अंदर सीधा अपना एम्प्लॉय क्लास का ये ऑब्जेक्ट पास कर दो, एंड दैट्स इट, ये गया डाटाबेस में। इसलिए तो सारी दुनिया हाइबरनेट की दीवानी है। भले ही वो अंदर से क्या यूज करता हो, भले ही वो अंदर से यूज करता हो जेडीबीसी, लेकिन अब हमें वो क्वेरी नहीं बनानी, हमें कोई ऐसी हाइबरनेट का गेट मेथड है, आईडी दे दो,
सीधा आपको उस पर्टिकुलर आईडी को रिप्रेजेंट करने वाला एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। इसी को कहते हैं ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। पहले क्या करना पड़ता था, अब मैंने सारे चेंजेस ऑब्जेक्ट में कर लिए, अब ये वैल्यू परमानेंट मुझे डाटाबेस में सेव करनी है, तो पहले मैं डाटाबेस से कनेक्शन बनाता था, फिर एक इंसर्ट क्वेरी फायर करता था, तब ये वैल्यू उस क्वेरी में पास करता था, तब जाके डाटाबेस में जाती थी। अब कितना आसान है देखो, सिंपल सेव लिख दिया, कुछ करना नहीं, हाइब्रिड के क्लास है, उसका मेथड है सेव, कहानी खत्म। कितना आसान हो गया। इसी को कहते हैं ORM। इसलिए तो सारी दुनिया हाइब्रिड और स्प्रिंग की दीवानी है, लेकिन ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपनी जावा पूरी पढ़ नहीं लेते। ये सब जावा के कॉन्सेप्ट के ऊपर रैपर बनाए गए हैं, जिससे कि आपको हार्डकोड एपीआई ना जानी पड़े, ऊपर से रैपर आसानी से यूज कर ले। पर ये रैपर तभी समझ में आता है जब इंटरनल चीजें आपको सारी मालूम होती हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते रहते हैं, डाटा में डालते रहते हैं, फिर वहां से ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डाटा लाते रहते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाता है, हम इस मेमोरी को फ्री कर देते हैं, और ये फ्री करने की जिम्मेदारी होती है अपने आप जेवीएम की, जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, जो मैं आगे सिखाऊंगा। काम खत्म, सीधा जाके डाटाबेस में डाल दिया, मेमोरी फ्री कर दी, फिर जरूरत पड़ी डाटाबेस से रिकॉर्ड उठा के लाए, फिर से एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना के वो रिकॉर्ड की वैल्यू डाटा मेंबर में कॉपी मार दी और रेफरेंस हमें दे दिया। बट हमारे पास जब भी इंफॉर्मेशन डेटा रहेगा, वो किसके फॉर्म में रहेगा? हमेशा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। हम सारे चेंजेस यहाँ पे करते चले जाते हैं। तो इस तरीके से काम करती है सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब आई कहानी समझ में, लेकिन अभी भी इंस्टेंस की कहानी नहीं आई है, अभी भी ना इंस्टेंस डाटा मेंबर की कहानी कोई डिस्कस हुई, ना इंस्टेंस फंक्शन की। सिर्फ आज आपको समझ में आया कि कैसे हम क्लास डिजाइन करते हैं, वो भी अभी आधा पोर्शन, अभी इंस्टेंस पूरी पिक्चर बाकी है अभी पूरी की। ठीक, आज का मेन पर्पस था आपको ऑब्जेक्ट समझाना, जो कि एक बफर है, एक मेमोरी एरिया है। दूसरा रेफरेंस आईडी, उस तक पहुंचने का जरिया, जिसे हम रेफरेंस आईडी कहते हैं। ठीक है जनाब। और तीसरा रेफरेंस वेरिएबल। ये तीन चीजें गांठ बांध दो, ऑब्जेक्ट, रेफरेंस आईडी, रेफरेंस वेरिएबल। याद रखना, ये E1, E2, E3 कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होते, जिन्हें सारी दुनिया ऑब्जेक्ट कह के पढ़ाती है। These are just reference variable, nothing else. ये सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल है, जो 4 बाइट लेते हैं, स्टैक मेमोरी एरिया में जाते हैं, जो मैंने आपको प्रॉपर्ली लिखवा दिया। ठीक, तो कल बातें करेंगे इंस्टेंस को लेके, इंस्टेंस डाटा मेंबर, इंस्टेंस की कहानी, फिर स्टैटिक डाटा मेंबर और स्टैटिक फंक्शन की कहानी, और आपको पूरा एनकैप्सुलेशन अच्छे से करना आ जाएगा। फिर रोज आपसे क्लास डिजाइन करवाऊंगा, रोज आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, चलिए टाइम हो गया है, कल मिलते हैं आगे की कहानी के साथ। अच्छे, ठीक है जनाब। सर मेरा एरर है बेटा, मेरा एरर है सर, वो मैं भेजूं आपको? एरर अब कल करेंगे, कल करते हैं। छोटा सा एरर मैं करना दिखा दूंगा, नहीं तो फिर मैं टीम वीवर से लेके ठीक कर दूंगा बेटा। ठीक है, कल करता हूँ आगे। ठीक है, चलो।